जी शुरू करें। अच्छा वही कल अखीर हो गई थी, यानी एक जो बिजनेसमैन था वो अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर रहा था और सेल करके एनआईसी ले भी रहा था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया था जरा जल्दी से बताएं। फिर भी हमने पेज नंबर 458 पे आके कहा था कि अगर तुम्हारी साल की सेल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, साल की सेल, एक महीने की सेल 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा हो जाए तो सजा के तौर पे आपका इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो उर्दू में ये बात प्लीज लिख लें कि अगर एक महीने की सेल एक अनरजिस्टर्ड बंदे को 1 करोड़ से ज्यादा है तो इनपुट डेड होगा। एक महीने की सेल एक अनरजिस्टर्ड बंदे को 1 करोड़ से ज्यादा है तो इनपुट डेड होगा। भाई थोड़ा सा पहले हिम्मत करनी होती है, 6:20 पे नमाज हुई होती है तो आप इतनी देर होती है बीच में आने के लिए, तो आपने तो पैदल आना होता है, मेरे ख्याल से पैदल आना होता है ना, तो 5 मिनट में आ जाते हैं। अच्छा जी, अब अगली बात भाई, यार 2 बातें ऐसी और पढ़ी थी, किसी को याद हो? दूसरी बात ये पढ़ी थी कि सेल टू अनरजिस्टर्ड अगर हो और आपने एनआईसी ना मांगा हो तो उस सेल का इनपुट भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्लियर होगी? ये बात भी एक पढ़ी थी। और एक और बात पढ़ी थी हमने, शायद आपको याद हो, पेज 450 के टॉप पे, कि सेल टू अनरजिस्टर्ड आप कर ही नहीं सकते कुछ चीजों के बारे में। पेज 450 के टॉप पे स्पेसिफाइड गुड्स, गिनी चुनी चीजों के बारे में रूल था, ये कोई जनरल रूल नहीं था कि सेल टू अनरजिस्टर्ड आप कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर कर दी, कुछ लोगों कुछ चीजों के बारे में अगर हुकूमत कहते ना करें सेल, लेकिन अगर आपने कर दी तो फिर भी इनपुट तो ये 3 बातें ना अलग अलग पड़ी थी। ये कहां पड़ी थी? पेज 449 के एंड के ऊपर पड़ी थी कि अनरजिस्टर्ड बंदे से क्या मांगो, एनआईसी मांगो, नहीं तो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। एक पेज 450 के टॉप पे पड़ी थी कि अनरजिस्टर्ड बंदे से आप जो है वो सेल करो ही ना। अगर हुकूमत कह दे ये गिनी चुनी चीजों के बारे में, मेरा निकाल हमारे के लिए टेस्ट होगा, बहरहाल अगर हो भी गया तो हुकूमत कह दे ये चीजें ऐसी हैं जो आप अनरजिस्टर्ड को बेच नहीं सकते, और अगर बेच दी तो भी इनपुट डेड हो जाएगा। और आखिर में हमने कल जाते जाते पढ़ा था कि अगर अनरजिस्टर्ड बंदे को साल की महीने की सेल करोड़ से ज्यादा कर दी तो भी आपका इनपुट डेड हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप आ जाएं पेज नंबर 480। Fayaz Associate is a partnership concern and registered under Statistics Act 1990 as manufacturer cum distributor. Following information has been provided by FA for the month of January 2018. ये इन्फॉर्मेशन उसने दिया जनवरी 2018 के महीने में। टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर। अच्छा एक चीज जल्दी जरा बैठो, एक चीज न्यूमेरिकल में जो आपने ना आते फौरन आती देख भाई, ऐसा ना किया करो यार, जुल्म करेगा आखिरी दिनों में अपने ऊपर इस तरह लेट आके। भाई रेड शर्ट जगह बना दें एक दफा, तो थोड़ी जरा एक सेकंड जगह बना दें, थोड़ी जहां बन सकती है थोड़ी सी बना दें जरा ताकि आने। अच्छा यार, आप सारे हजरात आ गए हैं। एक न्यूमेरिकल के लिए एक बेसिक बात आज सुनिएगा। न्यूमेरिकल के अंदर ये जो है ना आपका एक बेसिक डाटा होता है और उसके बाद नीचे जाके क्या होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये ऊपर बेसिक डाटा होता है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा अब आपने ना न्यूमेरिकल करते हुए पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में, मेरी बात सुनिए जरा, न्यूमेरिकल करते हुए आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में ढूंढना है कि इंक्लूड का लफ्ज कहां लिखा हुआ है। इंक्लूड का लफ्ज, तो वो इंक्लूड का लफ्ज अगर कहीं लिखा होगा ना तो याद रखिएगा फिर इस वाले डाटे में कोई नीचे मसला है तो इंक्लूड का लफ्ज सर आपने जरा तलाश करना है कहां लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है और ये मसला किस में है, किस फिगर में मसला है, किस फिगर में मसला है, न्यूमेरिकल फिगर जी 3450000 में ये चीजें शामिल हैं। जरूरी नहीं मसला हो सकते सही पढ़ी हो, तो 3450 में ये चीजें शामिल हैं। न्यूमेरिकल में आपने सबसे पहले ही लिखें क्या ढूंढना करना है, अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूड का लफ्ज लिखो भाई, ये बाद में खोलना जैकेट की, पहले लिखो न्यूमेरिकल में अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूड का लफ्ज ढूंढना है आपने पहले। अच्छा आगे चले, पॉइंट 2 में आए, कुछ लिखा हुआ है इंक्लूड शर्मिलो, पॉइंट 2 में कुछ इंक्लूड लिखा हुआ है, सारे शर्मिले इस क्लास में इकट्ठे हो गए हैं। ये किसमें मसला है, परचेजेस फ्रॉम, यानी किस फिगर में मसला है, तो येलो वाली फिगर में नीचे येलो वाला मसला है और स्काई ब्लू वाली फिगर में, स्काई ब्लू में जो मैंने हाईलाइट कर दिया वो चीज है। डन। और देखे कहीं इंक्लूड लिखा हुआ है 3 में 4 में 5 में 6 में नहीं लिखा हुआ ना, तो ये चीजें इसका मतलब है ऊपर वाले डाटा में शामिल नहीं है। क्लियर? तो
ये दो जगह मोहतरम हमें इंक्लूड का लफ्ज़ आया नजर, एक ये येलो में और एक ये स्काई ब्लू में। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, लेट आने वाले सफ़े के टॉप पे लिख लें कि न्यूमेरिकल में अदर इन्फॉर्मेशन में किसका लफ्ज़ ढूंढा होगा, इंक्लूड का। पेज 479 का टॉप, Fayaz Associate is a partnership concern and registered under the sales tax 1990 as manufacturer cum distributor, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जैसे डीलर टाइप होता है, होलसेलर टाइप। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एफए फॉर द मंथ जनवरी 2018। तो ये सेल का डेटा, ये परचेज का डेटा। वर्किंग वन क्या होती थी, इनपुट। इनपुट टैक्स। अच्छा, किसी बैठे हुए गाय को इधर याद हो कि इनपुट टैक्स के अंदर जो है वो दो चीजें अलग अलग करते थे, इनपुट अदर और इनपुट मशीन। इनपुट मैकीन। वर्किंग नंबर टू, वर्किंग नंबर टू का क्या नाम है, तोड़ो तोड़ो, सुबह सुबह तोड़ो। वर्किंग टू, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट। और वर्किंग थ्री का नाम किसी शहजादे को याद हो, जबरदस्त। तो सारे शहजादे इस क्लास में आए हैं, जबरदस्त। अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड अदर्स। जिनकी दफा एम्प्लॉइज वगैरह को सेल कर देते हैं या और किसी को घर चीजें ले जाते हैं। क्लियर, ओके। अच्छा जी, और आगे इधर कौन सी कैटेगरीज थी, किसी गाय को याद हो, सेल्स में मेरी तरतीब भी देख लो। क्लियर, और सेल में वर्किंग नंबर 3। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेल में वर्किंग नंबर 3। अच्छा जी, चलें जी, पहली लाइन पढ़े आप न्यूमेरिकल की। इधर देखें, पहले इधर देखें, टैक्सेबल सेल, टैक्सेबल गुड्स टू। अब जरा काफी ज्यादा टेंशन चाहिए, अभी जल्दी आगे बैठ जा। अगर आदत पहली रो में है तो भाग के आ जा। टैक्सेबल सेल टू टैक्सेबल सेल, इसकी तो वर्किंग खोली हुई है हमने, तो टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड। लेकिन माय डियर, हम अदर इंफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर शायद कोई मसले हैं, तो इसलिए 3450 को मैं लिखने जरूर लगाऊं, लेकिन थोड़ा सा इनर कॉलम में लिखने लगाऊं ताकि मसले सेट करके लेके जाए। कितने दिनों बाद आए हो माय डियर, क्यों मेरे भाई? अच्छा, सेल किसको, रजिस्टर्ड को। 3450 डन। इसको मैंने अंदर करके क्यों लिखा है, हो सकता है इसमें कोई चीजें इंक्लूड हैं तो वो निकालने पड़े। और एक बार याद रखिएगा, सेल पे 7-7-17 नहीं लगाना, लेकिन जो इनपुट है इस पर 17% लगाना। चलें जी, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर। बुरे बच्चे को गाड़ी बेची, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर। हम एज्यूम करेंगे इसका एनएससी वगैरह लिया हुआ है, वो ना कि एज्यूम, बस एज्यूम करेंगे एनएससी। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स कहां डालेंगे जी, टैक्सेबल सेल टू जी अनरजिस्टर्ड की सेल 1000। ठीक है जी, आगे चलें। कंज्यूम हो जाने वाली चीजें जो बेची हैं हमने पीआईए की इंटरनेशनल फ्लाइट को। भाईजान आप प्लीज खुदा के लिए अपनी तैयारी को सही करें, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिएगा, हमें दुख होगा वैसी बातें करेंगे। हम अंदर ही अंदर जो है वो ब्लड क्या, अच्छा आंसू मेरे भाई देखना यार, पेज नंबर 447, पेज 447 पे देखें, सेल ऑफ प्रोविजंस, चीजें बेचना जो कंज्यूम हो जानी है रास्ते में, ऐसी डेस्टिनेशन पे जा रही है चीज जो पाकिस्तान से बाहर है। तो अगर फ्लाइट इंटरनेशनल हो तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मेरे भाई क्या करते हैं, फ्लाइट इंटरनेशनल हो तो उसमें बैठ जाते हैं, बोंगियां नहीं मारनी। फ्लाइट इंटरनेशनल हो तो ऐसी सूरत के अंदर उस फ्लाइट को अगर आप ऐसी चीजें सप्लाई करें जो रास्ते में इस्तेमाल हो जानी है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है भाई, 0 रेट में डालना है। तो ये कौन सी सेल है, कंज्यूमेबल गुड्स सप्लाइड टू पीआईएस इंटरनेशनल फ्लाइट इज अ 0 रेट सेल। डन।
जी ये 100 जमा 17, ये 100 जमा 17 जमा 3, और ये 100 जमा, इसका क्या करना है भाई? लोकल सेल भी जीरो रेट हो सकती है। हुकूमत किसी भी चीज को कह दे कि आपने 0% के एतबार से बेचना है, तो वैसे तो आपको पता था, हमने पढ़ा हुआ था एक्सपोर्ट सेल जीरो रेट है, शायद आपको आइडिया हो। जीरो रेट क्या क्या चीजें होती हैं? गुड्स एक्सपोर्टेड और स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल, ये जिन चीजों को गवर्नमेंट जीरो रेट कहते हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट को दी जा रही हो, ये सारी चीजें जीरो रेट होती है ना। तो लोकल सेल भी जीरो रेट हो सकती है, कोई मसला नहीं। तो लोकल सेल भी जीरो रेट हो सकती है, जैसे कि सवाल ने खुद ही बता दिया। तो ये 500 और 700 को कहां ले जाएं? जीरो रेट में ले जाएं। वेरी सिंपल, अभी तो सादा तरीके से अमेरिका चल रहा है। चलें जी, जीरो रेट कितनी कितनी है? 500 और बोले तो 1200। डन। चलें जी आगे। जी मोहतरम, सेल का डेटा खत्म हो गया, अब किसका डेटा है? परचेज का। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स 2000। लेकिन जो हजरात लेट आए हैं, मैंने बताया था कि जब कभी न्यूमेरिकल में नीचे इंक्लूड का लफ्ज लिखा हो ना, यानी इस 2000 देखे ना क्या लिखा हुआ है, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, परचेज फ्रॉम 2000 इंक्लूड। तो इसमें कोई मसला है फिगर में? जब इस फिगर में मसला है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इस फिगर को इनर कॉलम में लिख लेते हैं, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। परचेज रजिस्टर्ड सप्लायर से कितनी? इसमें हो सकता है कुछ चीजें प्लस माइनस करनी पड़े। आगे चलें जी। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। मैंने कहा था अगर आप परचेज कर लें टैक्सेबल गुड्स अनरजिस्टर्ड बंदे से, तो चीजों पे तो टैक्स लगता है, लेकिन उस बंदे ने अपने आप को क्या करवाया हुआ है? तो एक दिन बताया था, सेल टू अनरजिस्टर्ड आपने जो है वो इग्नोर नहीं करनी, लेकिन परचेज अनरजिस्टर्ड इग्नोर करनी है। परचेज अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ओके, ये क्या यार, इसको जरा देखें, नई चीज आई है। परचेज ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। बताएं क्या करूं इसको? इस परचेज पे 17 लगाऊं ना लगाऊं? एक्सेलेंट, नहीं लगाने की जरूरत, कॉन्फिडेंस से बताए ना। आपने चीजें कोई एग्जाम चीजें खरीदी हैं, जिस मिसाल के तौर पे आपने होली कुरान खरीद लिया, या आपने कोई रोटी खरीद ली, या आपने कोई लाइव एनिमल जिंदा जानवर खरीद लिया, तो परचेज ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स। एग्जाम्प्ट चीजें तो चाहे आप रजिस्टर्ड बंदे से भी खरीदें, तो वो तो आप टैक्स पे करके, मेरे ख्याल से इतने अकलमंद होंगे कि एग्जाम्प्ट चीजों पे आप टैक्स पे करके परचेज करते हुए नहीं आएंगे। जाहिर बात है, पागल तो नहीं है, एग्जाम्प्ट चीजों पे टैक्स पे करके आए हो। तो बताएं इस परचेज पे 17 लगाना है या लगाना नहीं लगाने की जरूरत? तो ये नई चीज आई थी आपके लिए, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी आसान थी। जब चीजें ही एग्जाम्प्ट है तो क्या मैं 117 देके आया हूँ? ये एग्जाम्प्ट चीज जो है वो 100 रुपए की खरीद लाऊंगा? ये नई चीज थी आपके लिए। क्या है चीज जी? एग्जाम्प्ट गुड्स। किससे खरीदी है? रजिस्टर्ड सप्लायर से, लेकिन इस पे टैक्स नहीं पे करके आए होंगे। नोट कर लें यहां तक, कैमरा इधर ही रखो। ओके, नहीं उधर ही रखो भी जरा। ओके का मतलब होता है जल्दी जल्दी नोट करना शुरू कर दें। यू आर कंसीडरिंग लाइक एनीथिंग? चलो जी, आज इधर। अच्छा भाई, आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। इनपुट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दिसंबर 2017। हमारे न्यूमेरिकल का महीना कौन सा रे? जनवरी 18। इनपुट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम बोले तो दिसंबर 2000। अच्छा यार, ये एक मिनट, परचेजेस को जरा रिवाइज कर लें। टायर टैक्सेबल है और आपने खरीदे जनरल टायर से हैं, वो रजिस्टर्ड बंदा है, तो टैक्स पे करके आएंगे। अच्छा, टायर टैक्सेबल है लेकिन खरीदे ऐसी दुकान से जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो खरीदते हुए टैक्स पे करके, क्यों पागल है आप, टैक्स पे करके आएंगे। वो बंदा कहता है मैंने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ, तो आप पागल है, उसे 17 देके आएंगे। तो इसलिए इस पे भी कुछ नहीं किया था हमने, इसको भी इग्नोर किया। अच्छा, अब आप गए तो रजिस्टर्ड सप्लायर के पास है, लेकिन उससे ऐसी चीज खरीदने गए जिसपे हुकूमत पाकिस्तान ने कहा टैक्स ना दिया करें, तो बताएं कितना टैक्स देके आए होंगे?
0 ओके। यार ये क्या है, इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दिसंबर, ये पिछले साल का नहीं, पिछले महीने का इनपुट है जो माइनस नहीं हो सका होगा। इसको न्यूमेरिकल के जब हम खत्म करने वाले होंगे ना, एंड पे नहीं शो करना, न्यूमेरिकल जब खत्म करने वाले होंगे तो फेस पे ऊपर ऊपर कहीं शो किया करना होता है इसको। अच्छा मुझे एक चीज बता दें, जी बिल्कुल, मुझे एक चीज बता दें, ये क्या लिखा हुआ है? सारी फिगर्स किस पे हैं? 100 पे पड़ी हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? वेयर एवर, जहां एप्लीकेबल हो। मतलब भाई पता क्या है, ये चीज तो 100 पे नहीं पड़ी है, तो पड़ी 17 पे है। इनपुट टैक्स तो ये तो पड़ी ही 17% पे है, तो इसको हम इंशाल्लाह 17% लगा के नहीं लेके जाएंगे, इसको एज इट इज न्यूमेरिकल में उठा लेंगे। तो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट अगर कुछ और कह दे, यानी वेयर एवर एप्लीकेबल, जहां जहां एप्लीकेबल है, जहां एप्लीकेबल बात नहीं है तो वहां हो सकता है ऑलरेडी मैंने फिगर कैसे शो की हो 17 पे, और तो वो बड़ी आसानी से हमें नजर भी आ रही है। इनपुट, तो इनपुट टैक्स वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, तो ये फिगर ऑलरेडी किस पे पड़ी हुई है? 17 के ऊपर पड़ी हुई है, ये 265। और ये फिगर पिछले न्यूमेरिकल में भी थी, वो भी हमने एज इट इज उठाई थी, वो 17 पे ये फिगर पड़ी होती है, याद है? होमवर्क के सवाल में भी यही थी। ओके अच्छा भाईजान, इस फिगर में मसले हैं। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, देखें, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर, तो इसका मतलब ये होता है कि इस लफ्ज को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लो और ऊपर जाके ढूंढो। तो ये लफ्ज यहां लिखा हुआ है, ऊपर जाके भी ढूंढ लें, यहां लिखा हुआ है, मिल गया ऊपर। तो किस फिगर में मसले हैं आप बताएं? 3, 4, 5। सेल में मसले हैं, परचेज में। गुड्स अमाउंटिंग टू 80,000 सोल्ड टू हाफिज ब्रदर ऑन 31 जनवरी। हाफिज ब्रदर को ना हमने 31 जनवरी को चीजें बेची हैं, हमारे महीने के आखिरी दिन, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, अभी तक तो कोई मसला नहीं लग रहा, ठीक है बेची है, अच्छी बात है। हाफिज ब्रदर को भी बेचना, उसका कसूर है बेचारे का ना बेचना। तो हाफिज ब्रदर को हमने 31 जनवरी को चीजें बेची हैं। हाफिज ब्रदर स्टार्टेड बिजनेस इन जनवरी, और उसने कारोबार भी अभी अपना स्टार्ट किया जनवरी में। वह हमारा कस्टमर है मेरे भाई, ये याद रखिएगा, हमने बेची है ना चीजें यार, सेल है ना मेरे भाई, सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर, तो कस्टमर है ना हमारा। गुड्स अमाउंटिंग टू 80,000 सोल्ड टू कस्टमर, हमने कस्टमर को चीजें बेची हैं। यानी कि जैसे होंडा और कार हो तो सरासिफ की बात हो रही है, जनरल टायर की बात नहीं हो रही, ठीक है? तो हमने सरासिफ को चीजें बेची हैं, या बल्कि हाफिज ब्रदर को चीजें बेची हैं। HB स्टार्टेड बिजनेस इन जनवरी 18 एंड हैड फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। HB ने रिक्वेस्ट की थी हुकूमत को, इमरान खान को, भाई बात सुन मेरी, इमरान खान को रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो मुझे रजिस्टर कर दो अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 6। आपको पता है ये जो चैप्टर है हमारा 24 चल रहा, 23, इस 23 में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के रूल्स दिए हुए हैं। 4-5 चीजें आपने जमा करवानी होती हैं, शायद आपको याद आ रहा हो, पता नहीं, मैंने तो याद किया था अपने जमाने में, आपको भी शायद याद हो कि आपने अपने आप को जब रजिस्टर करवाना हो तो आपने इस चैप्टर 23 के हमने दूसरे सफ़े पे पढ़ा था कि आपने बैंक अकाउंट वगैरह, कंज्यूमर नंबर वगैरह, सारी ब्रांचेस की डिटेल, ये सारी जमा करानी होती हैं। तो हाफिज ब्रदर जिसको हमने चीज़ें बेची हैं, ही हैज अप्लाइड, उसने फाइल एप्लीकेशन दे दी हुई है रजिस्ट्रेशन की ऑन 30 जनवरी को उसने एप्लीकेशन दे दी थी। इमरान खान को कहा था, इमरान खान भाईजान मुझे रजिस्टर कर दें। हाउएवर नो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन वाज इशूड टिल 31 जनवरी, लेकिन 31 जनवरी तक अभी तक उसको रजिस्टर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया 31 जनवरी तक रजिस्टर? इसलिए नहीं किया गया 31 जनवरी तक रजिस्टर कि हो सकता है उसने ब्रांचेस की डिटेल ना दी हो, उसने फोटोग्राफ्स अभी तक सही ना भेजी हो, बैंक अकाउंट की डिटेल उसने सही ना दी हो, तो उसे अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया। तो अब आप बता दें, हाफिज ब्रदर आपकी नजर में फिलहाल रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड? फिलहाल रजिस्टर्ड है, या उसको बहुत जल्दी पड़ी है, अभी रजिस्ट्रेशन मिली नहीं, चीजें खरीदने बेचनी शुरू कर दी हैं। हमने कहा भी था रजिस्ट्रेशन ले लो, जरा तरीके से चलो, लेकिन लोग जो है आपको पता है कोई LDS अप्रूवल मिलती कोई नहीं, और प्लॉट बनाने शुरू कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या शुरू कर देते हैं। तो जिनको बहुत जल्दी होती है वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। बहरहाल हाफिज ब्रदर को हमने सेल की है, उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ, और भाई हमने तो रजिस्टर्ड कस्टमर में डाल दिया उसे। ये देख लेना, ये 3,450 वाले कौन से कस्टमर हैं, और ये 1,000 वाले अनरजिस्टर्ड। पहले डिसाइड करें हाफिज ब्रदर जो है वो किस कैटेगरी में डलना चाहिए। फिलहाल इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कोई मसला रजिस्ट्रेशन इसे मिली नहीं हुई, तो बता दें किस कैटेगरी में डलना चाहिए? 1,000 वाली में, ठीक है। डला कहां हुआ है? क्या मैं लिख सकता हूं सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड टू रजिस्टर्ड कस्टमर के ऊपर 3450, ये 3450, क्या मैं अब ऐसे पढ़ लूं 3450 इंक्लूड 80? अब इस 80 के बारे में बता दें, पढ़ा रहने दें 3450 में, या निकाल दें? तो ये एक रिक्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट होगी, जैसे इनकम टैक्स में होती थी, एक जगह से निकाल के चीज दूसरी जगह क्लासिफाई करनी पड़ेगी। आप बता दें हाफिज ब्रदर को, हाफिज ब्रदर इस सेल में पड़ा हुआ है, फील करें, इसके अंदर जाके ढूंढें, पड़ा हुआ है हाफिज ब्रदर, निकालें हाफिज ब्रदर को, माइनस 80, सेल टू हाफिज ब्रदर्स हु इज नॉट, जान ले लें इसकी, 100 वाली चीज 117 की मत बेचें, 120 की बेचें जी वाले। ये रिक्लासिफिकेशन हो गई, साथ वाले से कहें ये रिक्लासिफिकेशन, बोला ही बोलते नहीं यार तू,
अच्छा, अब आपको मजा आने लग गया, अगली एडजस्टमेंट आप खुद पढ़ेंगे। कर दें यार, खत्म करें इन चीजों में, क्या है मैंने क्या आपको कराना है इसमें। गुड्स हैं, उनकी फेयर वैल्यू कितनी है 6 लाख। वो परवीन बाजी को हमने कितने की बेची है, क्योंकि परवीन बाजी जानने वाली थी, उनकी नानी हमारी नानी एक थी। तो भाई ये जो परवीन बाजी बुजी को चीजें बेचे ना हम, तो याद रखिएगा ये हमें ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी चाहिए इनको। पेज 443 के ऊपर लिखा हुआ था, पेज 443 पे, इफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर परवीन एंड सप्लाई इज मेड एट नो कंसिडरेशन एट मार्केट प्राइस से कम, तो वीओएस की डेफिनेशन कहती है ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई। अच्छा वैसे मुझे बताएं, हमने सेल में किस में डाला होगा, हमने सेल में किस अमाउंट पे डाला होगा। गुड्स हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 6 लाख वर सोल्ड टू परवीन फॉर 5 लाख। तो बोले क्या एंट्री की होगी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 5 लाख, वर सोल्ड टू परवीन फॉर 5 लाख। परवीन को 5 लाख की बेचनी कितने की चाहिए थी 6 लाख। अब यार इसमें आपकी मर्जी है कैसे करें, मुझे ये बता दें। ओरिजिनली सेल किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए 6 लाख पे, रॉन्गली हमने किस पे रिकॉर्ड कर दिए 5 लाख पे। तो हम क्या करें, हम दो तरीके हैं प्रेजेंटेशन के। एक तरीका यह है कि परवीन की सेल को 100 से बढ़ा दें, परवीन को सोने दें, उसकी सेल को 100 से बढ़ा दें हम, एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन जो हम किया करेंगे पेपर में वो ये है कि हम 500 से निकाल दिया करेंगे, कि इसमें 500 की सेल पड़ी हुई है ना, तो इसमें से 500 को निकाल देंगे बाहर और परवीन को प्रोटोकॉल देंगे सेल टू परवीन एसोसिएट, लेकिन उसको किस पे ले आएंगे फेयर वैल्यू पे लेंगे। ये कैसे है, ये पसंद आया? यानी परवीन की सेल को 500 से निकाल दें और रिक्लासिफाई करके फिर उसको 600 पे रिकॉर्ड कर दें, जिससे इंट्रो के टीचर कहते थे रॉन्ग चीज को उल्टा दो माइनस करके और ओरिजिनल चीज को रिकॉर्ड कर दो। कुछ अच्छा सा लग रहा है देखने में, मुझे भी लग रहा है। तो ये जरा बेटर प्रेजेंटेशन है, जरा परवीन को प्रोटोकॉल भी दे दिया जाएगा, अलग से लाइन उसके लिए बन जाएगी परवीन के लिए, वरना अगर खाली 100 रुपए ऐड करे होते तो परवीन कहती मैं किधर। तो 500 गलत सेल थी उसे निकाल दिया और 600 सही सेल थी उसे डाल दिया। ले आओ इधर, चलो जी अगला फारक करो यार, जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, हद होगी, यही न्यूमेरिकल करते रहने, तो 10-15 मिनट थ्योरी भी पढ़ लेंगे, जल्दी करें। बताएं किस अमाउंट से निकालेंगे किस अमाउंट से डालेंगे, अमाउंट पूछ रहा हूं। यकम जनवरी 2018 महीने के पहले दिन एफए लॉन्च हेलोविन टूथब्रश विच इज कवर्ड अंडर 3rd शेड्यूल। अच्छा ये बसाई के अपने डाला हुआ यार, हम क्या करें अब। तो 3rd शेड्यूल का आइटम है ना, तो 3rd शेड्यूल का जब आइटम है आप सही कर देना आई के इंशाल्लाह। अच्छा जी 3rd शेड्यूल पेज 445, पेज 445 पे आए, पेज 445 पे आके पढ़ें फॉर टैक्स ऑन सप्लाई स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल शैल बी चार्ज एट नॉट डिस्काउंटेड प्राइस रिटेल प्राइस। तो 3rd शेड्यूल वाली चीजों को रिटेल प्राइस पे टैक्स लगेगा। द रिटेल प्राइस ऑफ द टूथब्रश इज 100 ईच, टूथब्रश 100 रुपए का ही होना है ना, बस 5000 का टूथब्रश नहीं होना, दांत है क्या है बंदा साफ करना। हाउएवर बीइंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लॉन्चिंग, लेकिन पहला महीना था टूथब्रश के लॉन्च करने का, इलाके वालों के दांत भी बड़े, इट वाज सोल्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 75, तो हमने 75 रुपए का बेच दिया माशाल्लाह, इलाके वाले पहले तैयार बैठे थे, 4000 टूथब्रश हमारे बिक गए। आप बता दें जी 4000, इसको मैं ना रॉन्ग कहूंगा, 4000 टूथपेस्ट कितने रुपए के एतबार से बिके, हमने जो सेल में डाले होंगे 75, क्या जवाब आ रहा है 3 लाख। और ओरिजिनल यानी लॉ क्या चाह रहा है, लॉ ओरिजिनल से लॉ क्या चाह रहा है, लॉ चाह रहा है कि टूथब्रश जो है वो चार्ज होने चाहिए एट रिटेल प्राइस। 3rd शेड्यूल की चीजों पे किस पे टैक्स लगना चाहिए, 3rd शेड्यूल की चीजों पे डिस्काउंट नहीं मिल सकता। क्या आ गया 4 लाख। अब मैं रेड मार्कर पकड़ के आखिरी वाले 3 जीरो उड़ा रहा हूं, क्योंकि मैं सवाल कर रहा हूं रुपीज इन 1000 में। तो वो परवीन की तरह तकरीबन सिनेरियो बन गया है, सेल को 300 से कम कर दें और 400 से बढ़ा दें, ऐसे ही है, 300 से कम कर दें, चाहिए किताब पे नोट कर लें पहले। आज सही है, आज मजा आ रहा है। अच्छा सेल को 300 से निकाल दें, 400 से डाल दें, कटो भाईजान, 300 से निकाल दें सेल को, और सेल ऑफ 3rd शेड्यूल आइटम
जी कितने टूथब्रश हैं? कितने टूथब्रश हैं? 4000। एक कितने के? 100 का। लेकिन रुपीज इन 1000 में करके क्या आ गया? 400। क्योंकि हम रुपीज इन 1000 में सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल का फेस होगा यहाँ भी, रुपीज इन 1000 में सवाल सॉल्व कर रहे हैं। करो यार फारिग जल्दी जल्दी परचेजेस को, सारी परचेजेस आप पढ़ लें, फिर देख लें कौन कौन सी माइनस मिन्हा करनी है, कौन कौन सी ना मिन्हा, कौन कौन सी पड़ी रहने देनी है। उंगली रख के बोले माइनस करनी है या पड़ी रहने देनी है। परचेजेस में आ जाए, बस जान ना लें आप सवाल के आगे चलें। परचेजेस के पहले बुलेट में उंगली रखें, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे। बस 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 1 मिनट लगाएं, पांचों को रीड आउट कर लें। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ, लेकिन खुद जज कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट अभी चलें चलें जल्दी चलें आगे। चलें जी, पढ़ ली सारी बातें, पढ़ लें, स्टार्ट करें जी। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड, किस फिगर में मसले हैं? 2000 में मसले हैं, ये 2000 की फिगर में मसले हैं। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड परचेज ऑफ 2 AC, 2 AC हमने खरीदे हैं, अमाउंटिंग टू 1.5 लाख। ईच ने लिखा हुआ आगे, टोटल है 1.5 लाख के 2 AC खरीदे हैं फॉर न्यू ऑफिस। अपने ऑफिस में AC लगाएंगे। वैसे तो हम मैन्युफैक्चरर हैं यार, वैसे तो हम मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन हम अपने ऑफिस में AC लगाएंगे। पेज 451 भाईजान, एडमिन ऑफिस में अगर आप कोई AC लगा लें, पंखे लगा लें, कोई भी चीजें लगा लें, तो ये परचेज पे 17 लगाने की इजाजत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, इसने जो AC है ना एज अ फिक्स्ड एसेट बाय की है। और भाई AC मशीन नहीं होता जो चीज बनाने में हेल्प करे। तो अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो AC इज नॉट अ मशीन। याद रखिएगा कौन से फिक्स्ड एसेट पे 17% लगाने की इजाजत है? फिक्स्ड एसेट से मुराद है यानी जिसको आपने यूज करना है। तो AC के ऊपर 17% लगाने की इजाजत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मशीन के ऊपर 17% लगाने की इजाजत है, जिस मशीन से चीजें बन रही हैं। इसके अलावा बाकी चीजों पे 17% लगाने की इजाजत नहीं है। तो अगर AC ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है तो ऑफिस में लगा हुआ AC बोलें ये मैंने बेचने के लिए रखा होगा, या ऑफिस में जो AC है उसको मैंने यूज के लिए रखा होगा? यूज के लिए रखा होगा। इसका मतलब है जो AC में यूज के लिए रखूं उसे मैं स्टॉक कहूंगा, बेचने के लिए रखा हुआ, या मैं फिक्स्ड एसेट कहूंगा? तो मोहतरम ये डायग्राम भी मैंने आपको दिखाई थी, जहां से पता चल रहा है ऑफिस की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, गैस अप्लायंसेस और ऑफिस इक्विपमेंट सारा का सारे की परचेज पे 17 लगाने की जाती हैं। और हमने पढ़ा था पेज 449 पे पॉइंट नंबर I, उसमें पढ़ा था गाड़ियां या गाड़ियों के पार्ट्स खरीदे। जैसे गाड़ी आपने खरीद के दे दी एम्प्लॉय को, उसकी परचेज पे भी 17 नहीं लग सकता। गाड़ी खरीदी तो गाड़ी के टायर वगैरह भी खरीदने पड़ेंगे, उसकी परचेज पे भी 17 नहीं लग सकता, अलग से कभी खरीदने पड़े नए टायर। और इलेक्ट्रिकल, गैस अप्लायंसेस और फर्नीचर। लेकिन अगर ये चीजें बेचने के लिए रखी हुई हैं तो परचेज पे 17 लग सकता है। जरा देख के बताएं ये चीज बेचने के लिए रखी हुई है या इस्तेमाल के लिए? फॉर FNU ऑफिस, ये नहीं लिखा हुआ फॉर सेल। तो लिखें ये यूज के लिए है या बेचने के लिए है, फिर इसकी परचेज डेट हो जाएगी। सेक्शन 8 का I। नहीं वो फिर भी नहीं होगा अनलेस की मशीन हो जाए। अच्छा जी ले आओ भाई इधर, आप बता दें इस परचेज को क्या कर दें, डेट कर दें। परचेज में पड़ा हुआ ये जरा देख लें। क्या परचेज में सेक्शन 8 वाली परचेज पड़ी है? सेक्शन 8 वाली परचेज हम किसे क्या करेंगे जो नॉट अलाउड होती है? क्या परचेज में सेक्शन 8 वाली परचेज पड़ी है? पड़ी रहने दे, वो जेन्युइन परचेज होती है या जाली परचेज होती है? चाहे फेक इनवॉइस हो, चाहे ऑफिस, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई चीजें इस्तेमाल हो रही हो, वो सब जाली परचेज है हमारी नजर में। सेक्शन 8 की हेडिंग क्या है? परचेज नॉट अलाउड, या टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। तो इसलिए इसको क्या कर दें, निकाल दें, -150 यार। लेकिन इसको माइनस करके ना, इसका माइनस करके ना एक लाइन इसके लिए डाल दें नीचे, इसके लिए माइनस करके ना एक लाइन डाल दें, परचेज ऑफ AC, और छोटा सा लिख दें यहां नॉट अलाउड। अमाउंट कितनी है वैसे? 150, लेकिन डैश डाल दें, ऐसी लाइन डाल दें, ऐसी लाइन डाल दें। मैं कह रहा हूं समझ आ रही कोई बात, सेंस बनेगी? तो भी माइनस करके लाइन डाल देते थे ना, लेकिन तो माइनस करके लाइन डाल के कुछ लिखते थे तो अच्छा लगता था। यहां माइनस करके लाइन डाली है मैंने, लेकिन नॉट अलाउड लिख दिया ताकि एग्जामिनर को मैं बता सकूं ये नॉट अलाउड है, इसलिए मैंने माइनस किया। बस ये वजह और कोई वजह नहीं। बेहतर है जरा डाल दें आप लोग भी लाइन, परचेज ऑफ AC नॉट अलाउड। कौन से की रोशनी में? सेक्शन 8 का
आई नहीं, आए। अब तो छोटे छोटे बच्चे आए बोलते हैं, वो कहेंगे अंकल, बहुत पुराने हैं अंकल हमारे। दूसरा बुलेट ले आओ इधर। एक बिल है ₹1,00,000 का जिस पे डेट क्या लगी हुई है, 22 जनवरी। एक बिल है ₹1,00,000 का जिस पे डेट लगी हुई है 22 जनवरी की। जो इशू किसने किया है, तकी कॉर्पोरेशन ने बिल इशू किया। हमने तो परचेज किया ना चीजें, इसलिए उसने इशू किया होगा बिल, तो हमने चीजें जब खरीदी होंगी साथ बिल भी हमें मिला होगा। दुकान पे नहीं आप जाते, ब्रेड भी ले आते हैं, बिल भी ले आते हैं। हाँ, कोई ऐसी चीज बात नहीं कर रहा, दुकान पे जाते हैं, ब्रेड भी ले आते हैं, बिल भी ले आते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट वाले बिल इशू करते हैं, केक्स एंड बेक्स वाले इशू करते हैं, बुंदू खान वाले बेकरी वाले बिल इशू करते हैं। तो इसी तरह हमने कुछ चीजें परचेज की हैं ₹1,00,000 की 22 जनवरी को, और बिल किसने इशू की है, तकी ने, क्योंकि तकी ने हमें चीजें बेची होंगी, तो हमने चीजें भी ले आए, बिल भी ले आए। तकी को भी नहीं, तकी को नहीं लेके आए, फुल स्टॉप। हाउएवर तकी वाज ब्लैक लिस्टेड। तकी को काला कर दिया कमिश्नर ने, सड़क पे ड्रम में डाल के काला कर दिया। तकी वाज ब्लैक लिस्टेड ऑन 28 जनवरी। फिर एक चीज हमने अभी पढ़ी नहीं हुई चैप्टर 23 में, ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन। उसमें हम पढ़ेंगे ब्लैक लिस्टिंग ऐसी बुरी चीज है कि अगर आपने ब्लैक लिस्टेड बंदे से कोई पुरानी चीजें भी खरीदी हुई है ना, वो परचेज भी आपकी डेड हो जाती है। तो ब्लैक लिस्टेड बंदे से मुझे बताएं, उसको ब्लैक लिस्ट किया कब, उसको कमिश्नर ने बदनाम कहा कब, हमने उससे चीजें बदनाम होने से पहले खरीदी हैं, बदनाम होने के बाद खरीदी हैं। तो थोड़ी अजीब सी बात लग रही है कि हमें तो नहीं उस वक्त पता था कि इसने बदनाम हो जाना है, लेकिन वो मैं चैप्टर 23 में एक जगह पढ़ाऊंगा कि ब्लैक लिस्टेड बंदे से खरीदी हुई पुरानी चीजें भी डेड हो जाती हैं। तो इस वजह से वो मसला कई दिनों से चलता आ रहा था, तो अब आके ब्लैक लिस्ट हुआ है ना, रातों रात तो नहीं ब्लैक लिस्ट हो गया होगा, कोई ना कोई मसला काफी दिनों से चल रहा होगा तो इसको ब्लैक लिस्ट किया है ना। अब मैं कोई लफ्ज़ नहीं बोला, जरा आप लोग बैठे हो, आपको समझ आ गई है। तो कोई मसला कुछ चल रहा था ना, कोई 5 6 7 10 दिन से मसला चल रहा था ना, समझ आ गई बात। तो मोहतरम आप क्या करें, इस परचेज को पड़ा रहने दें या डेड कर दें, डेड कर दें परचेज को। कितनी परचेज है जी, लाख। तो लिखें ब्लैक लिस्टेड बंदे से की गई पुरानी परचेज भी डेड होंगी। कितनी पुरानी की वहां कोई गाइडेंस नहीं है, अगर सवाल कह दे ना डेड करो फिर और बात है, वरना आप डेड कर दीजिएगा जितनी भी पुरानी है। ब्लैक लिस्टेड बंदे से की गई पुरानी परचेज भी डेड होगी, ब्लैक लिस्टेड बंदे से की गई पुरानी परचेज भी डेड होगी। आए जी करें डेड, 2-3 बंदे आए परचेज में, डेड परचेज पड़ी रहने दें, कटो 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 कटो, -100 परचेज फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड तकी। ये अगले पॉइंट से समझ आ गए होंगे आपको सारे, ऐसा तो ना करें अगले भी नहीं समझ आए, अगले तो सारे समझ आ गए हैं ना यार। चीजें खरीदी हैं ₹3.5 लाख की, पेमेंट कर दी है, पैसे जमा करवा के डायरेक्टली इन द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। अच्छा भाई भाईजान, असल में हुआ ये है कि होंडा वाले जनरल टायर से खरीदेंगे टायर, तो होंडा वालों ने कहा टायर पसंद आ गए हैं, तो जनरल टायर वालों ने कहा पैसे दें और लेके जाएं। इन्होंने कहा यार पैसे पुसे तो कोई नहीं है भाई, मसला ये है कि सॉरी पेमेंट चेक से तो हम कर नहीं सकते, पैसे पुसे लाए हुए हैं, पैसे हमारी जेब में, वो पैसे रख लें। तो जनरल टायर वालों ने कहा पैसे नहीं, रोकड़ा नहीं हम लेते, वो सामने हमारा बैंक है, सड़क पार करें, बंदा आपके साथ भेज देता हूँ, सड़क पार करें, सड़क पार करके जाएं, ऊपर से भी जा सकते हैं, तो सड़क पार करके जाएं, जो सामने बैंक है वहां पैसे डिपॉजिट करा दें हमारे अकाउंट में, जमा करवा दें। तो अब एक चीज तो शायद हमें अच्छी लग रही है कि जो जनरल टायर है उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं, लेकिन एक मसला हुआ है कि पेमेंट कैश में जमा करवाई गई है। तो इसका मतलब है जो बंदा है जिसने वो चीजें खरीदी हैं, उसने वो पैसे अपने बैंक अकाउंट से नहीं दिए, उसके अकाउंट से नहीं निकले, बल्कि उसने क्या डिपॉजिट कराया, सिर्फ कैश। तो पढ़ें, मटेरियल वर्थ ₹3.5 लाख, द पेमेंट ऑफ व्हिच वाज मेड बाय डिपॉजिटिंग कैश डायरेक्टली इन द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर। तो ये किस रूल की वायलेशन हो रही है, हाँ जी ये सेक्शन 73 की वायलेशन हो रही है। तो इस परचेज को भी क्या कर दें, डेड कर दें। परचेज बाय डिपॉजिटिंग कैश, कैश डिपॉजिट कराना सही नहीं होता, कैश डिपॉजिट ही नहीं कराना होता, डायरेक्ट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट का चेक बना के देना होता है। आगे आ जाए, मटेरियल वर्थ ₹2 लाख अगेंस्ट व्हिच अ डिस्क्रिपेंसी हैज बीन इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। तो क्रेस्ट ने डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई कर दी है किसी मटेरियल के अंदर, तो ये तो हमने पढ़ा था सेक्शन 8 के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम ने मसला आइडेंटिफाई कर दिया ना, तो ये परचेज तो डेड हो जाएगी। पेज 449 पे CAA देख लें, ऐसी परचेज जिसमें क्रेस्ट मसला आइडेंटिफाई कर दे, इस परचेज को भी क्या कर देंगे, डेड कर देंगे। कितना है भाई, 200, जगह ही नहीं बचनी आगे। अच्छा बताएं जी, 200 की परचेज आपने डेड करनी है, तो यहां क्या लिखूं, परचेज फॉर विच मसला इज शोन बाय
क्रेस्ट। क्लियर? आगे चलें। नहीं, उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सही कर दो, आमतौर पर हम पहले ही सही करवा लेते हैं ताकि मसला ही ना। नेक्स्ट, इधर आओ। A new machine purchased for 3.5 लाख which was commissioned into operation during January। एक नई मशीन खरीदी और वो जनवरी में इस्तेमाल भी करनी शुरू कर दी। अब आप मुझे बताएं, मशीन को वैसे तो कोई मसला नहीं है, मशीन परचेजेस में पड़े रहना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मशीन को ना फेस पे लाके 90% वाले टेस्ट से नहीं गुजारते, इसलिए मशीन को ना थोड़ा अलग करके रख दें, मशीन को अलग करके रख दें, मशीन को अभी यहाँ ना पड़ा रहने दें। ये कोर्स 350 आ गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा कुछ मेरे भाई, यहाँ पे नहीं लिख रहा, वैसे मेरे पास जगह नहीं थी। ये वाला 350 आपने यहाँ पे लिखने आगे 200 के आगे, मेरे पास जगह नहीं थी, तो 350 को भी निकाल दें यहाँ से। तो 350 को निकाल के रिक्लासिफाई करके मशीन में डालें, क्योंकि मशीन का इनपुट है। लेकिन परचेजेस पे ना 17% लगाते हैं। 59.60 कर लो यार, 59.5 है तो 60 कर लो, इतना कहाँ टाइम है हमारे पास। अच्छा भाई, ये एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया जो मैं पढ़ा था, इसलिए अब ना ऐसा करें, इस पे भी 17% लगा दें। ये सबको ब्रैकेट में लेके ना 17% लगा दें। 145 चलें जी, आगे आ जाए। और 1 जनवरी 2018 FA एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट विद मजीद सन्स। FA ने एक मायदा किया मजीद सन्स के साथ फॉर सेल ऑफ लोकली परचेज गुड्स वर्थ ₹2,25,000 फॉर सेल ऑफ गुड्स, बस जो इसने पाकिस्तान से ही खरीदी हुई है। हमने मायदा किया मजीद सन्स से चीजें बेचने का। माहिदे के मुताबिक 1 जनवरी को मायदा कर लिया चीजें बेचने का, जैसे होंडा वाले सरासिफ से मायदा कर लें गाड़ी बेचने का 1 जनवरी को। मैं मिसाल के तौर पर 1 जनवरी होंडा एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट विद सरासिफ फॉर सेल। अब एडजस्टमेंट्स को ना गौर से पढ़ने के, ये सेल की है या परचेज की है, तो ये फॉर सेल का एग्रीमेंट हुआ है, तो डबल अंडरलाइन सेल की एडजस्टमेंट है। तो सेल वाली साइडों पे डालेंगे या परचेज वाली साइडों पे? सेल वाली। ऑन 1 जनवरी 18 FA एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट विद मजीसन फॉर सेल ऑफ लोकली परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹2,25,000। बल्कि मैं पढ़ा था 1 जनवरी होंडा एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट सरासिफ फॉर सेल ऑफ गाड़ी। द एग्रीमेंट एम्पावर्स सरासिफ टू ऑब्टेन डिलीवरी एनी टाइम इट लाइक्स। एग्रीमेंट के मुताबिक सरासिफ जो मर्जी चीजें आके लेके चले जाएं, सेलर ने तैयार करके रखी हुई अपने गोदाम में, सरासिफ को फोन भी चला गया, भाईजान एग्रीमेंट हो गया चीजों का, 2 जनवरी का हो 3 जनवरी का हो, तुम्हारी मर्जी है। बताएं बताएं बताएं, चीजें तो अभी डिलीवर हुई नहीं, पता नहीं कब डिलीवर होगी, सवाल में कहीं लिखा नहीं हुआ। मेड अवेलेबल हो गई है, एक्सेलेंट। चीजें क्या हो गई हैं? एग्रीमेंट एम्पावर्स कस्टमर टू ऑब्टेन डिलीवरी एनी टाइम। MS तो कस्टमर है ना, तो एग्रीमेंट के मुताबिक कस्टमर को ये ऑप्शन अवेलेबल है कि जब मर्जी आके चीजें उठा के लेके चला जाए। इसका मतलब है हम डिलीवरी का वेट करें या मेड अवेलेबल हो गई हैं। तो याद आ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन, ये कल ही आपने ताज़ा याद की होगी, रिवाइज करते हैं ना आप लोग अक्सर, बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो बहुत अच्छा होता है ऐसा। पेज 442, मोबाइल तो वैसे ही आजकल फारिग किए हैं आप। पेज 442, अगर गुड्स मेड अवेलेबल हो जाए, अभी डिलीवरी ना भी हो, तो टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन कहती है कि सप्लाई में डाल दो। पेज 442 पे पढ़ा था ये। अगर गुड्स मेड अवेलेबल हो जाए, सप्लाई ना भी हो तो सही है। वैसे हम डिलीवरी क्यों नहीं देखते इन चीजों में? अगर इस सवाल में लिखा हो तो डिलीवरी मार्च में हुई है, जनवरी में एग्रीमेंट हो गया, और एग्रीमेंट करके हमने कहा है कि यार जब भी आपको चीजें पसंद आए आप ले जाना ना, वो जनवरी में लेके गया ना फरवरी में लेके गया, मार्च में चीजें डिलीवर हो गई, उसको जनवरी की सेल होती, क्योंकि मेड अवेलेबल कब हो गई है, तो जनवरी की सेल में इसको डाल दें, बिल्कुल डाल दें। इसमें इंक्लूड तो नहीं, ऊपर इंक्लूड का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, इंक्लूड का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, तो फिर ऊपर वाली सेल में इंक्लूड, तो फिर हम डालेंगे सेल में। इंक्लूड का लफ्ज़ ढूंढ लिया करना है, इंक्लूड तो नहीं है तो फिर अब हम डाल देते हैं सेल में। पहले मानिए ये सेल जेन्युइन है हमारी, तो सेल में डालें, सेल मेड अवेलेबल कितनी है? 225। जाएं। अच्छा जी आगे बढ़े। सेल्स टैक्स ऑफ 70, 45 एंड 68 वाज पेड इन कैश ऑन इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड, यार ये ना ये होता है परचेज ऑफ सर्विसेज, परचेज ऑफ बिजली गैस, ये भी आपकी फैक्ट्री के अंदर चीजें बनाने के लिए एक जरूरी चीज है बिजली और गैस। तो इस परचेज पे भी सुन लें 17 लगाने की इजाजत है, ठीक है। बल्कि आज सुन लें कि आप अगर लिखना चाहें ना पेज 450 पे अपने समझने के लिए, तो मशीन की परचेज पे भी 17 लगाने की इजाजत है और इधर भी 17 लगाने की इजाजत है। और जो यूटिलिटीज इस्तेमाल हो रही है ना, यूटिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी गैस, यूटिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह, जरूरी बात है फैक्ट्री में यूज होती हैं, इनकी परचेज पे भी 17 लगाने की इजाजत है। ये भी जरा एक लिस्ट में ऐड कर लें चीज।
बिजली वगैरह फैक्ट्री में यूज होती है, बाकी चीजें यूज होती हैं, तो ये एक आपकी जेन्युइन परचेज है। ये तो बिजली के बिलों में टैक्स डल के आ जाता है, तो ये आपकी जेन्युइन परचेज है। इस परचेज पे आपको 17 लगाने की इजाजत है। ठीक है जी, इस लिस्ट को अब आपने अपडेट कर लिया, ये शर्मा रहे हैं, कर लिया, ठीक है। चलें शर्मिलों को छोड़ें, हम आगे चलते हैं। अच्छा लगाएं जी 45 जमा 68 जमा 17 तीनों को जमा करें, इस पर 17% लगाएं। हाँ ये तो ऑलरेडी 17 लगाया है माय गाय। लगे लगाए पे क्या लगाना, लगे हुए पे लगा देंगे तो मसला हो जाएगा। तो ये तो सेल्स टैक्स है ऑलरेडी, इसलिए नीचे इसने क्या लिखा होता है, वेयर एवर एप्लीकेबल, कहते हैं कल लगा लेना। तो जहां एप्लीकेबल है वहां सेल्स टैक्स लगा हुआ है, सेल्स टैक्स उसने लिखा है। अगर बिजली का बिल देता तो फिर हम लगाते 17%, लेकिन अभी क्या यार लिख इधर उर्दू में, लगा लगाया। अच्छा जी, ये बिजली वगैरह हम परचेज करते हैं या हम वापडा हैं? भाई हम मैन्युफैक्चरर हैं, बिजली परचेज करते होंगे, परचेजेस में डालें, सेल में ना डाल दीजिएगा। हम वापडा का सवाल नहीं आएगा पेपर में आपको। तो बिजली को परचेज में डालेगा हमेशा, बिजली को कभी सेल में ना डालिएगा, बिजली फिर चल पड़ती है। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कितना कितना प्लस प्लस बोले तो 180। ओके जी, हुआ है। चलें स्टेप्स रख सकता हूं, आपकी इजाजत हो तो। ओके भाईजान, कोई जल्दी नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स अल्लाह का शुक्र है आपको आते हैं। एक दफा पढ़ लें जरा इन दोनों के बारे में और बता दें इन दोनों का क्या करना है। दोनों बता दें, इन दोनों का क्या करना है। भाईजान दोनों को परचेजेस को डेड करना है सेक्शन 8 की रोशनी में। जिसको पता नहीं चल रहा मैं क्लास के एंड में समझा दूंगा, और अगर ना टाइम मिला तो फिर मैं इंशाल्लाह कल समझा दूंगा। मैं भी चाह रहा हूं न्यूमेरिकल के फेस पे हमारे लिए 7-8 मिनट बच जाएं। तो कितने लोगों को पता चल गया इस परचेज को डेड करना है? आधी क्लास को पता चल गया इस परचेज को डेड करना है। और ये दोनों सेक्शन 8 की चीजें हैं, ये दोनों सेक्शन 8 की चीजें हैं। सेक्शन 8 खुलवा के इंशाल्लाह तसल्ली से बात करके बताऊंगा। मैंने माना कि फ्रेंचाइज सर्विस मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया, और आईकैप को भी पता है ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए आईकैप ने आगे खुद लिख दिया है कि ये परचेज डेड होती है। फ्रेंचाइज सर्विस कहाँ हमने क्लास में पढ़ा है, हमें तो पता ही नहीं फ्रेंचाइज सर्विस होती है कि ना हमारे सिलेबस में फ्रेंचाइज सर्विस का कोई नाम। तो ये दो एडजस्टमेंट्स आईकैप ने जो दी थी, अल्लाह का शुक्र है आप में से कितने लोगों को पता चल गई, जरा हाथ कर दे, आधी से ज्यादा क्लास को पता चल गई थी। तो बहरहाल मैं फिर भी इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। इनको इनपुट की वर्किंग में जाके मैंने डेड करना है, ये मेरी परचेजेस हैं, और ये भी आपको पढ़ के बताऊंगा ये परचेज क्यों है। तो वो कैटल्स हैं, कोई कैटल्स हैं, और मेरे पास जगह नहीं है ना, कैटल है और फ्रेंचाइज सर्विस है। इन दोनों को भी मैं क्या कर रहा हूं, इन एडमिसिबल और इन एडमिसिबल लिख लें शका। कैटल्स इनएडमिसिबल, फ्रेंचाइज सर्विस इनएडमिसिबल। डन। चलें जब न्यूमेरिकल के फेस के लिए 10-12 मिनट बच गए, इन दो एडजस्टमेंट्स को इंशाल्लाह कर लेंगे इन पे डिस्कस, टाइम मिला तो। चलें जी भाईजान, अब भाई फरमा रहे हैं कि इन के ऊपर आपने 7-17% लगाना था, आपने 7-17% नहीं लगाया। इनकी किताब पे चेक करें, पॉइंट 4 के साथ एक लाइन मैंने लिखवाई है, लगाया कैसे, सेल्स टैक्स। तो ये ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है। ओके जी, चलें जी टोटल करें। अच्छा यार 60 को नहीं डालना कहीं, ये 60 मशीन वाला है ना, इसको कहीं नहीं डालना, इसको टोटल नहीं करना, बस यहां तक टोटल करवा दें। ये दो वो हैं जो कैटल और वो जो मैंने समझाई नहीं, कैटल और फ्रेंचाइज सर्विस 328। अच्छा भाईजान 328 और 60 को कहां लेके जाना है यार? वो बच्चे ही नहीं रहे जो पहले होते थे, काला नीला बोला था क्लास में, काला नीला नहीं बोला था क्लास में, बोला था कितने कहने बोला था काला नीला, यानी कि मशीन के इनपुट नीला कहते हैं और बाकी इनपुट को काला कहते हैं। तो काले नीले को नीचे ले जाओ। अब पता नहीं आपकी क्लास में बोला था, दूसरी क्लास में बोला था, इस क्लास में बोला था। अच्छा जी, काले नीले ने ले आ, नीले चल, चलिए मैं नहीं जा चल फिर चले ते मेरी कॉपी छड़ी। अच्छा सॉरी, वापस आ जाए भाईजान, इस सेल का टोटल कराएं। भाईजान बहुत स्लो प्रोसेसिंग है आपकी। भाईजान 1080 को कुछ नहीं करना, ऊपर से चलें इसको डाल के, पता चले इसी का टोटल ना किया हो, फिर नेगेटिव में जा रही है, इतनी बड़ी सेल नहीं डाली हुई। और भाईजान का लो टोटल छेती पाओ 25। वो लोग हैं जो बस खड़ी होती है पास निकल जाती है,
ओए यार हाथ दो, फिर पीछे भाग रहे होते हैं। ग्रैंड टोटल मारना, इसका सब टोटल अलग नहीं करना। अच्छा वैसे इसका अगर आपने टोटल करना है, वैसे शायद इसका टोटल यूज हो जाए 1080 कहीं, क्योंकि 1080 पे 3% लगाना है ना, तो 1080 अगर आप इधर अलग से निकालना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से निकाल दें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है। मेरी गलत सुनिया करो यार, अपनी लगे होंगे जी 7। अब कोई फिर कैसा भी पैदा होगा जो तीनों को जमा करके कहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में ये टोटल सही नहीं हो रहा, इन तीनों को जमा नहीं करना। नहीं अच्छे बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 चीजों को टोटल करना है। तो 4875। असल में गलती नहीं उनकी होती है, इसमें बंदा कभी तो किसी धुन में होता है, पता नहीं वो धुन आपको भी सवार होती है कभी कभी जिंदगी में। चलें 4875 जमा 1200 60। अब आप कैलकुलेटर पे 328 डिवाइडेड बाय 6075 मल्टीप्लाइड बाय 4875 260.3 जी। आगे 328 डिवाइडेड बाय 6075 मल्टीप्लाइड बाय 1200 60। एग्जाम सेल तो हमारी है ही नहीं, कोई होली कुरान की सेल या और कोई सेल ऐसी एग्जाम सेल तो हमारी है ही नहीं। 60 डिवाइडेड बाय 6075 मल्टीप्लाइड बाय 4875 कितना आ गया जी? चलें जी, अब आप मुझे बता दें कि यह तरतीब से देखें, इन दोनों फिगर्स को आपने कहीं नहीं लेके जाना, क्योंकि ये तो जीरो रेट सेल है मुरलीधरन वाली। उसने ग्रुप में पूछा किसी ने मुरली कौन है, आप किसी ने जवाब खुद ही दे दिया मुरलीधरन। अच्छा तो अच्छे बच्चे हैं सारे। तो 1200 जरा 0% 0, तो इसलिए इसको तो इस सेल पे तो मैंने कहा था जीरो रेट लगाने की जरूरत नहीं, ये वैसी कौन सी सेल है, तो इन दोनों को तो फर्क करें, इनका तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है। अच्छा एक मैंने कहा था आवाज आया करेगी वर्किंग करते ही, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं मार रहा हूँ, ठीक है। इसको मारते हैं फिर, खुद ही तैयार है तो इसको क्या करते हैं डेड। ये एग्जाम सेल का इनपुट डेड हो गया। पीछे इन दोनों को न्यूमेरिकल के एंड पे लेके जाएं, यहां पे जाके, ठीक है। इनको एंड पे फेंक दें। रिफंडेबल, कौन सा डंडेबल? रिफंडेबल ऑन, कभी आप सोच सकते थे इतना बड़ा न्यूमेरिकल भी करेंगे सिर्फ रिफंडेबल, सोच सकते थे, ठीक है। 65 + 12 77। अब ऐसे लोग रेट रहा है, आज के जमाने में बड़े न्यूमेरिकल आ रहे हैं, क्या बड़ा न्यूमेरिकल है यार 77। अच्छा जी आगे चलें, अब रेड मार्कर पकड़ेंगे हम, और रेड मार्कर पकड़ के आपको पता है अब हम एंड तक यहाँ देखते रहेंगे, और थोड़ी सी अगर चाती मारनी पड़ी तो यहाँ भी मारेंगे बीच में न्यूमेरिकल के, और थोड़ी सी चाती मारनी पड़ी तो एक और चाती भी पड़ी है, शर्माया ना करें, चाती इधर भी पड़ी है एक, तो ये सारी चातियां भी इकट्ठी करके चाते के इनका न्यूमेरिकल के मुंह पे ले आए। तो मिस्टर का नाम क्या है? फैज एसोसिएट है। अच्छा इधर आपको कंपनी का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल तो इधर तो सबके फॉर्मेट सेम है। फैज एसोसिएट सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। चलें जी, आउटपुट लेस इनपुट, इनपुट अदर, और 2-3 लाइनें छोड़ के इनपुट मैकिन। अब हमारी नजरें कहां होनी चाहिए? सिर्फ लाल बिचक्कड़ के अंदर। हमारी नजरें लाल में होनी चाहिए, बस हमारी नजरें किस में होनी चाहिए? लाल में होनी चाहिए। सेल पकड़े 4875, जरबे बोले तो इरशाद फरमाएं 8 to 9, मेहरबानी। आगे चलें। अच्छा जी, इनपुट 263 भी आ रहा है, 48 भी आ रहा है। ये जो मशीन वाले ना 48, इसको तो फेस पे माइनस कर दें, लेकिन 263 आपको तंग करेगा, बाहर जाएगा, इसको अंदर बुलाना है। भाई अंदर आ जाएं, आपके लिए प्रोटोकॉल है। लोअर ऑफ एक्चुअल नहीं, एक्चुअल प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड। एक्चुअल कितने? 263, और ब्रॉट फॉरवर्ड सवाल से मिला करेगा। पिछले महीने का जो माइनस नहीं हो सका 260, इसके कई नाम आते हैं, उससे हमने नाम पढ़ा था इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड या सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड। ये इनपुट टैक्स होता है पिछले महीने का जो माइनस हो सकता था, लेकिन 90% की वजह से माइनस नहीं हुआ था। ब्रॉट फॉरवर्ड क्या कहना, क्वेश्चन से आया करेगा, ये कोई वर्किंग से नहीं आया करेगा, ये क्वेश्चन से आया करेगा। जी बोले 265 528, ठीक है जी। इसे कंपेयर किससे करेंगे? 90% ऑफ
746। ओ मेरे भाइयों, आज इधर देखें कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था। लोअर भी क्या है? तो भाईजान खुदा के लिए कोई अपनी तरफ से कैरी फॉरवर्ड ना कर दीजिएगा इधर, इन दोनों का डिफरेंस लेके पागल ना बन जाइएगा। वो इन दोनों का डिफरेंस लेके यहां तब लिखा करते थे जब ये वाली फिगर ज्यादा होती थी। आज तो ये वाली फिगर ऑलरेडी कम है, तो इसलिए आज कैरी फॉरवर्ड वाली लाइन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कितना एक्चुअल है और कौन सा लोअर है। जो एक्चुअल है वही माइनस हो रहा है, तो बस फिर जो हम चाह रहे थे वही हो गया बस। अब कोई कैरी फॉरवर्ड वाली लाइन नहीं आएगी आज। अब अगले महीने ब्रॉड फॉरवर्ड कोई नहीं होगा। अगले महीने का जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो ब्रॉड फॉरवर्ड कोई नहीं होगा जी। कितना आ गया लोअर? अब सेटमेंट करके 263 के साथ को डाल के बाहर ले आए इसे दोबारा सब टोटल करते हैं इधर 301 माइनस 48 250 क्या रह गया? एड 3% फर्दर टैक्स ऑन 1080। जी जी मोहतरम, मशीन का 60 है, 60 को तोड़ा है, तोड़ के 12 आया है, 12 को हमने ये किया, ये 48 डाला है। अब 1080 पकड़े, 1080 पे क्या लगा दें? 270। चले चले, ये भी बताना पड़ता है। खत्म हो गया सवाल, समझ रहे थे? और क्या आएगा? समोसे आएंगे और जैसे बारिश हो रही है बाहर। सही है जी, क्लियर हो गया। आप आ जाए इधर। यार ये पॉइंट 6 में आए जरा। ड्यूरिंग द मंथ एफए पेड सिंस सेल्स टैक्स ऑफ 8500 ऑन फ्रेंचाइज सर्विस। सर आपने तो कहा था सर्विसेज कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये आपने आगे लिखा हुआ है, अंडर सिंस सेल्स टैक्स लॉ सच टैक्स इज नॉट एडमिसिबल। नॉट एडमिसिबल का क्या मतलब होता है? नॉट अलाउड। तो लिखे परचेज नॉट अलाउड। परचेज ऑफ सर्विस है ना, परचेज नॉट अलाउड। उसने सवाल खुद। अब क्या करें यार? ये कौन सा पॉइंट था यार? पेज 449 पे आए। ये पॉइंट जे था ना, 8 का जे लिख लें, 8 का जे लिख लें। सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स इज रोक अंडर द प्रोविंशियल लॉ। याद आ रहा है कल पढ़ा था प्रोविंशियल लॉ में, जिसमें इनपुट नॉट अलाउ हो जाता है। ऐसा ही माइडिया। चलें आगे, आखिरी बात पढ़ लें यार। पॉइंट 5, 5 बिजली की केटल्स, 5 बिजली की जो 75,000 रुपए की हैं, ईच नहीं लिखा हुआ, जो 75,000 रुपए की है। एक बिजली की केतल नहीं, 75,000 की आज नहीं, केतला नहीं है। वर परचेज फॉर यूज इन ऑफिस और फैक्ट्री। फैक्ट्री तो परेशान करने के लिए लिखे फैक्ट्री मैनेजर। अब बताएं, ये जो केतली से पानी गर्म होके चाय बनेगी, ये फैक्ट्री मैनेजर को वार्म अप करेगी, या ये चाय जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगी? क्या ये चाय बनाने के लिए 5 केतलियां ली हैं, या ये 5 केतलियां नहीं बल्कि केतला है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एज अ मशीन यूज होगा? और भाई ये तो केतलियां हैं, 5 बिजली की केतलियां आपने खरीदी हैं। अंडरलाइन करें यूज इन ऑफिस, यूज इन ऑफिस ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर और फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स होते हैं, उसके टॉप के जो लेबर होती है, ज्यादा लर्निंग लेबर, फर्स्ट लाइन सबसे अच्छी वाली लेबर उसकी, उनके लिए केतलियां ली हैं। भाई अंडरलाइन करने वाली चीज है यूज इन ऑफिस। और इधर आके देखें भाईजान, ये पॉइंट आई है, आई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पॉइंट आई है इलेक्ट्रिकल, बट एक्सक्लूडिंग एक्वायर्ड फॉर सेल। सेल के लिए अगर ली होती तो फिर ये परचेज अलाउ थी, लेकिन ये सेल के लिए लिए हैं या यूज के लिए लिए हैं? बड़ा बड़ा अंडरलाइन कर लें छोटा सा करके, फॉर यूज, सेल के नहीं ली। तो बताएं, अब ये फिक्स्ड एसेट है या स्टॉक है? फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट की परचेज पे 17 लगाने की जाती है सिवाय मशीन हो गए, तो इट इज नॉट अ मशीन। ना ये मशीन है ना ये और कोई चीज है। तो यार इस पे कौन सा लगा? 8 का आई और इस पे 8 का जी। ठीक है जी, ओवर करें। ओके, अल्लाह हाफिज। निकलते हैं भाई। लाइट ऑन करके ना उधर कर दो जरा, किसी ने पॉज करके नोट करना है तो भाई पॉज करके नोट कर लें अगर किसी ने सोल्यूशन नहीं नोट किया हुआ। ओके, बंद करो वीडियो।